नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार होगी। तो आज की क्लास में हम एक मॉक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको अपना स्कोर अंत में बताना है, आपका स्कोर क्या रहा। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या रहा। तो मतीराम का जो ललित ललाम रचना है उसका मुख्य वर्ण विषय क्या माना जाता है। तो आंसर क्या होगा आपको बताना है। अलंकार निरूपण या रस चर्चा या जो है रस छंद विवेचन या नायिका भेद क्या माना जाता है, नायक नायिका भेद। तो आंसर हो जाएगा हमारा अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो आंसर क्या होगा। इस पंक्तियों का पूछा हुआ है कवि कौन है। तो आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रसाद होगा, निराला होगा, मुक्तिबोध होगा या महादेवी वर्मा होगा। इनमें आंसर हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से निराला जी। निराला जी द्वारा लिखी गई ये एक लंबी कविता है उनकी, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कविता है उस पर आधार उससे ये जो पंक्तियाँ हैं ये ली गई है। तो सरोज स्मृति की कविता जो है इनकी लंबी कविता है निराला जी की। आपको ध्यान रखना है, तो एक एक प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करते हुए चलना है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये पंक्तियाँ जो है निराला जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगली जो प्रश्न है अगला हमारा प्रश्न जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। यानी कि उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमें किन रचनाओं में मिलता है, कुल कितनी रचनाओं में, किन किन रचनाओं में मिलता है ये नहीं पूछा हुआ है, संख्या पूछी हुई है कुल कितनी रचनाओं में मिलता है। तो 2, 4, 3 या 1। तुलसीदास जी द्वारा जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमें इनमें से जो तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रचनाएं हैं 12 रचनाएं मानी गई है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, उनकी प्रमाणिक रचनाएं। तो उनमें से जो है लगभग 4 रचनाओं में, कुल 4 रचनाओं में हमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है। और वे 4 रचनाएं कौन कौन सी है। एक है हमारी रामचरितमानस, एक हमारी कवितावली, गीतावली और बरवे रामायण। इन 4 रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, रचना का नाम भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। तो मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है ये आपको बताना है। मीराबाई का जन्म 1498 में। तो ये किसकी शिष्या है, तुलसीदास की, धर्मदास की, रैदास की या कबीर की। तो आंसर हो जाएगा हमारा रैदास की। रैदास जी जो है रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल है और इनकी शिष्या जो कौन है, मीराबाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम वाटिका कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है ये रचना। तो आंसर हो जाएगा हमारा रसखान। रसखान जी द्वारा रचित जो रचना है प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। तो देख लेते हैं प्रतिभोज निबंध किसका है। प्रतिभोज नामक जो निबंध है वो किसके द्वारा रचित है। तो प्रतिभोज निबंध आपको पता ही है किसके द्वारा रचित है, तो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा गुलाब राय। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया, भाई बाय मिस्टेक हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है। तो कला का जोखिम निबंध संग्रह महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, भागीरथ मिश्र या निर्मल वर्मा। इनमें से किसका है कला का जोखिम नामक निबंध संग्रह, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी के काफ़ी सारे जो है निबंध संग्रह
जो है प्रसिद्ध हुए हैं। तो निर्मल वर्मा जी द्वारा जो लिखा गया कला का जोखिम एक निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 देख लेते हैं। प्रश्न 8 में क्या पूछा गया है तो देखते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति निम्नलिखित में से महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, धनपत राय है भाई ये धनपत राय या रामविलास शर्मा जी, इनमें से कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शुद्ध कविता की खोज नामक जो कि रचना 1966 में की है, ये जो रचना है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई या ये रचना किसकी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें से आंसर आपको बताना है। ध्यान, एक बार आप लोग अपना टिक कर सकते हो तो फिर मैं आपको सही आंसर यहाँ पर बताऊंगी। भागीरथ मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर या शांति प्रिय द्विवेदी या जो है महादेवी वर्मा, इनमें से आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। हरियोत जी द्वारा कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई? तो हरियोत जी ने जो है ब्रज भाषा खड़ी बोली में रचनाएं लिखी है। तो प्रिय प्रवास उनका खड़ी बोली संबंधी प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये आपको बताना है। तो इनमें से जो प्रिय प्रवास तो आपको पता ही है खड़ी बोली में हो गया, या फिर विदेही वनवास या पारिजात या फिर रसकलश, इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है? तो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका रसकलश। रसकलश जो है इनकी ब्रज भाषा संबंधी रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं हैं? तो इनमें से जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपको बताना है होली उपहार, देवदासी, बड़े घर की बेटी या मुक्ति मार्ग। इनमें से जो है देवदासी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। होली का उपहार भी प्रेमचंद जी की कहानी है, बड़े घर की बेटी भी प्रेमचंद जी की कहानी है और मुक्ति मार्ग भी। लेकिन देवदासी जो कहानी है ये प्रेमचंद जी की नहीं है, बल्कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को बार बार रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई जो है आपको परेशानी ना देखने पड़े। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, इसी से आपको सफलता मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में जो है चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अंत में जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके भी अवश्य बताना है आपको क्लास कैसी लगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। तो इसमें से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक का नाम है तो दूसरी तरफ उनके द्वारा रचित लेखक का नाम है। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो इसमें जो है साहित्य का इतिहास दर्शन जो पुस्तक है ये आप लोगों ने कई बार पढ़ी है, नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखी गई। भाषा काव्य संग्रह जो पुस्तक है वो लिखी है महेश दत्त शुक्ल जी ने। और हिंदी भाषा और साहित्य नामक जो पुस्तक है, हिंदी भाषा और साहित्य लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। उसके बाद जो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक जो पुस्तक है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी द्वारा लिखी गई। इस आधार पर जब हम आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर होगा। एक बार फिर आप इनको पुस्तकों को रिवाइज कर सकते हो किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भाषा और काव्य संग्रह नामक महेश दत्त शुक्ल जी ने पुस्तक लिखी है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है या किसकी रचना है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अभी हमने देखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पुस्तक है।
लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी? इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो है उदय नारायण तिवारी। एक सेकेंड भाई, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस जो रचना है उसके लेखक निम्नलिखित में से जो है विजय देव नारायण साहनी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजय देव नारायण शाही जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ भाषा दी गई है तो दूसरी तरफ उसके अन्य नाम दिए गए हैं। कौन सी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा को जो है एक अंतर्वेदी नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अवधी भाषा। अवधी भाषा को जो है बेसवाड़ी भी कहा जाता है। हरियाणवी को आपको पता ही है बांगरू भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को खलटाही भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से खलटाही जो है छत्तीसगढ़ी को दूसरा नाम है। तो इस प्रकार से इनके अन्य नाम हमने देख लिए यहाँ पर भाषाओं के। तो इस आधार पर जब आप प्रश्न का उत्तर देखोगे तो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके संबंध में हमें असत्य कथन बताना है। तो ध्यान रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रकांता उपन्यास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो यह परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है। देख लेते हैं, इनमें असाधारण काल्पनिक शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1894 में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य और सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका प्रकाशन 1894 में नहीं बल्कि 1888 में हुआ था। और यह परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है। तो 1888 में हुआ तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है 1882 है। इसके बाद की कीर्ति है। तो बिल्कुल सही जो यहाँ पर तथ्य दिया गया है। उसके बाद जो है इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। बिल्कुल सही है। इस उपन्यास में जो है असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, क्योंकि ये एक तिलिस्मी प्रकार का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने भी जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है एक रोचक उपन्यास है। तो आपको पता ही है। तो इसीलिए जो है काफ़ी सारे हिंदी भाषियों ने भी यानी कि विदेशी लोगों ने भी हिंदी सीख ली थी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो इनमें से कबीरदास, तुलसीदास, रहीम या सूरदास? तो आंसर हो जाएगा हमारा सूरदास जी। सूरदास जी द्वारा साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों पर आधारित इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है भाई यहाँ पर हमारी प्रश्न नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न नंबर 19, प्रश्न संख्या नंबर 19 हम देख लेते हैं। तो कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो कामरेड का कोट अमरकांत, राजेश जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु या संजय? इनमें से जो है कामरेड का कोट नामक जो रचना संजय द्वारा लिखी गई। 1993 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको बताना है। तो पुष्यदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर जी या फिर दामोदर शर्मा?
उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक जो रचना है वो दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखी गई और यह मध्य देशीय अवहट भाषा में लिखी गई रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार भाषा भी पूछ लेते हैं। तो अवहट भाषा है इसकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। श्यामा चौपन के लेखक कौन है? श्यामा चौपन जो नामक रचना है वो जगमोहन सिंह जी द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, तो श्यामा चौपन जो रचना है वो जगमोहन जी द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और प्रश्न भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो देख लेते हैं। तो इसीलिए एक लाइक आप जो है अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मेरी तेरी उसकी बात नामक लेखक की रचनाकार कौन है? तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास जो लिखा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या शिव प्रसाद सिंह? तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा ए, यशपाल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में इनमें से कौन सी बोली नहीं आती? ब्रजभाषा, बघेली, बुंदेली या कन्नौजी? तो आपको पता ही है ये तीनों भाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी के बोली के अंतर्गत आती है। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श जो ध्वनि है हमारी उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या उष्ट है? तो आंसर हो जाएगा हमारा तालव्य। तालव्य जो है श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज जो नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, उदय नारायण तिवारी? रामविलास शर्मा जी इसका आंसर हो जाएगा। तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा जी जो है एक मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। इनमें से जो संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती? तो समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या कार्य संकलन? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाव संकलन। इनमें से जो है संकलन पथ में गणना नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं निम्नलिखित में से अज्ञे जी, रामविलास शर्मा जी या नगेंद्र जी या भागीरथ मिश्र जी? आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? भाषा और संवेदना नामक रचना जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रमेश चंद्र शाह या विजय देव नारायण शाही किसके द्वारा लिखी गई? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा हमारा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये आपको बताना है। राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट या लज्जाराम मेहता? नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है ये लिखा गया बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी परीक्षा गुरु के बाद ही आया था 1886 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30। अंगद का पाँव के लेखक कौन है? अंगद का पाँव नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? हरिशंकर परशाई जी, धर्मवीर भारती जी, शरद जोशी जी या श्री लाल शुक्ल जी? तो आंसर हो जाएगा हमारा श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखी गई रचना है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 31। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? प्रति परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल या गोदान? प्रति परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल या गोदान? इनमें से किस उपन्यास का पात्र कालीचरण है? तो ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मैला आंचल। मैला आंचल
जो है मैरीगंज गांव का वहाँ पर वर्णन दर्शाया गया है। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो हिंदी की कौन सी महिला कथाकार नहीं है? कृष्णा शोभती, राजी सेठ, मधु कंकरिया या महाश्वेता देवी? तो आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा महाश्वेता देवी, क्योंकि ये एक बांग्ला उपन्यासकार रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो संत महंतों के लक्षण निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की किस रचना में वर्णित है? आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल या जानकी मंगल? तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा वैराग्य संदीपनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार उनका सही अनुक्रम लगाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके जन्म को आपको याद रखना है कि किस लेखक का जन्म किस सन में हुआ। तो बताना है। सबसे पहले जो है इनका जन्म के अनुसार जब हम इनको लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का जो जन्म है ये कब हुआ? 1826 ईस्वी में हुआ राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म। उसके बाद जो है अगला जो है हमारा बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ? तो ये आपको बताना है। ये है 1844 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ भाई? एक मिनट भाई। बालकृष्ण भट्ट और फिर आते हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म, एक सेकेंड भाई, यहाँ पर हमारा प्रश्न का सबसे पहले आएगा भाई राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826। फिर आते हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844। उसके बाद आएंगे हमारे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856। उसके बाद आते हैं हमारे बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865। ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शन सही नहीं हो पाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इनको आपको देख लेना है कि किस लेखक का जन्म कब हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन रचनाओं को हमने जो है सही अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो देख लेते हैं। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षट ऋतु वर्णन या रस रहस्य? ये किसके द्वारा लिखी गई, किस सन में प्रकाशित होने वाली जो रचनाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, क्योंकि जो रसिक प्रिया है ये रसिक प्रिया रचना केशवदास जी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, केशवदास जी द्वारा लिखी गई। कब? 1591 ईस्वी की है। फिर है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी रचना किसकी है ये आपको बताना है। ये है चिंतामणि जी की, चिंतामणि की। और ये कब लिखी गई? इसका जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1630 ईस्वी। 1819 रीतिकाल की रचना है, 1630 आएगा। तो उसके बाद जो है षट ऋतु वर्णन जो है सेनापति जी की रचना है, ये भी रीतिकाल के अंतर्गत आती है। सभी रचनाएं जो है रीतिकाल के है ये, तो देख लेना है। ये जो रसिक प्रिया है 1591 केशवदास जी की। श्रृंगार मंजरी जो है चिंतामणि की 1630 ईस्वी की। और षट ऋतु वर्णन जो है, षट ऋतु वर्णन नामक जो ये रचना है ये सेनापति जी ने 1643 की है। और रस रहस्य नामक जो रचना है ये कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई 1660 ईस्वी की। इस प्रकार से आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो ये सभी रचनाएं रीतिकाल के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। और किस रचना का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है, कौन इनके रचनाकार हैं, ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक पर बोध चंद्रोदय की औपन्यासिक शैली पर आधारित है? सज्जन, कामना, करुणालय या प्रायश्चित?
आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा कामना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37, संकीर्ण सीमा में जितना लोग चिता सकता था इस काल यानी रीतिकाल का उतना चित्त निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, भगीरथ मिश्र या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मतीराम के ललित लालम का मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो ये हम प्रश्न पढ़ ही चुके पहले। सबसे पहला प्रश्न था हमारा अलंकार निरूपण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया? तो बरवे छंद नामक रचना में कृपाराम, रहीम, जो रसनिधि या सोम कवि, एक है हमारे सोमनाथ कवि। तो बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रहीम, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। तो ये कथन है, ये आख्यान है, किस कवि ने किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका धर्मवीर भारती, द्वारका प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत इनमें से जो है छत्तीसगढ़ी नहीं आती भाई। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों की तीनों जो बोलियां हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ये जो छत्तीसगढ़ी है ये किसकी कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, चीनी या फारसी? तो हिंदी जो शब्द है हमारा मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर पूछा हुआ है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई? तो 1928 में, 1938 में, 1934 में या 1936 में? 1928 में इसकी स्थापना की गई। और जो है किसके द्वारा की गई ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। तो ये आपको जो है कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी या फिर महात्मा गांधी जी या दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं निम्नलिखित में से स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कथन राजा मोहन राय जी का है, महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है या दयानंद सरस्वती जी का है? तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से 1885, 1826, 1835 या 1845 कब हुई? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1885। आगे बढ़ते हैं, नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, पटना, पुणे या मुंबई कहाँ है? तो आपको बताना है, तो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं में से जो है कौन सी भाषा नहीं है? तो उन 22 भाषाओं में जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, हमारे जो 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर अलग अलग संशोधनों के द्वारा और अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया। ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुरी, नेपाली, तेलुगु या गढ़वाली या कुमाऊनी में से कौन सी भाषा नहीं है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गढ़वाली या कुमाऊनी।
देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदुस्तान का नारा देने वाले इनमें से साहित्यकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक रहे हैं, उन्होंने ये नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 51। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से उदित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बंगाल से। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में लगभग 50+ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का ये मॉक टेस्ट है, आपको अंत में अपना स्कोर भी बताना है, आप लोगों के कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो पाए। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हम जो है इन्हीं प्रश्नों को करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और अन्य प्रश्नों को भी इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।